वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 25 अगस्त 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के बारे में है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपने जरूर से कभी न कभी किसी न किसी रूप में सुनी होगी कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर से बचना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की जो जमीन है, घर है, जायदाद है, सब कुछ बिक जाता है। ये वास्तव में एक बहुत ही सच्ची बात है, क्योंकि अगर आप कोर्ट के चक्करों में पड़ते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। हालांकि आपके पैसे खर्च ना हो, इसके भी विकल्प हैं, लेकिन इन विकल्पों को, इन ऑप्शंस को यूज करने वाले लोगों की संख्या कम है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने अभी हाल ही में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को लॉन्च किया है 365 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि 22 स्टेट्स में होंगे पूरे इंडिया में। इसे नालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। नालसा का क्या काम होता है? देखिए, फंडामेंटली अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इसका काम यह है कि जो गरीब लोग हैं, जब वो किसी क्रिमिनल केस में फंस जाते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई लॉयर हायर कर सकें। इन दैट केस वो नालसा के पास जा सकते हैं। नालसा उन्हें अपनी ओर से एक लॉयर देता है जो उन्हें डिफेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा कम है। भारत में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। जो भी केसेस इनके फाइल होते हैं उनमें से केवल 10 से 12% ऐसे केसेस हैं, स्पेसिफिकली जो क्रिमिनल केसेस हैं, उन्हें नालसा के लॉयर्स के द्वारा डिफेंड किया जाता है। इसका एक बेसिक रीजन ये होता है कि लोग अपनी ओर से किसी ऐसे लॉयर को हायर करना चाहते हैं क्रिमिनल केसेस में जहां सजा होने की संभावना हो, जो बहुत इफिशियंट हो। लेकिन इस इफिशियंसी के चक्कर में उनके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इसका एक कारण और भी है कि ज्यादातर लोग नालसा की इन एक्टिविटीज को लेकर अवेयर नहीं है कि हाँ, उन्हें वहां से भी अच्छे लॉयर्स मिल सकते हैं जिसमें उनके पैसे नहीं लगेंगे। फर्दर, जो बाकी की पॉपुलेशन है वो प्राइवेट काउंसलर्स को हायर करती है, और उन्हें हायर करने के लिए कई बार तो उन्हें अपनी ज्वेलरी, अपना घर, अपनी जमीन, ये सब मॉर्टगेज पे रखना पड़ जाता है ताकि वो उनकी फीस को पे कर सकें। इसीलिए जो लीगल एड है उसे एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन तक। तो जो एलएडीसी है, ये पूरा सिस्टम इसी बात पर फोकस करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंचा जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि आपको अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के या बेचने के बाद लॉयर को हायर करने की आवश्यकता नहीं है। नालसा आपके लिए है जो आपको फ्री लीगल एड देने की कैपेसिटी में है और दे सकता है। बात करते हैं नालसा के बारे में। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के माध्यम से। इसका एक काम तो ये था कि ये फ्री लीगल सर्विसेज दें उन सभी लोगों को जो गरीब हैं, वल्नरेबल हैं। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइज करवाएं लोक अदालत। ये अदालतें ऐसी होती हैं जो किसी भी मामले को, डिस्प्यूट को एमिकेबली, यानी कि आपसी सहमति से निपटा देती हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इन लोक अदालत के लिए पैटर्न इन चीफ होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लोक अदालत उनकी निगरानी में काम करते हैं। जैसे ये लोक अदालत नालसा के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो नालसा की तर्ज पे स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि सालसा हुआ करता है। इनका भी वही काम है जैसे कि नालसा सेंट्रल लेवल पे काम करता है। ये फ्री लीगल एड देते हैं स्टेट्स में, और स्टेट्स में लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाते हैं। स्टेट में जो लोक अदालतें होती हैं उन्हें जो वहां के चीफ जस्टिस होते हैं रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के, वो पैटर्न इन चीफ होते हैं इनके लिए। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। हमें इस बात की बड़ी उत्सुकता रहती है कि जो हमारे आसपास हो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार ये चीजें हमारे बहुत काम की होती हैं, इसीलिए ऑब्जर्वेटरीज का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये इंडिया की पहली सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी। इसे लगाया जा रहा है उत्तराखंड में, और इसे लगा रहा है एक स्टार्टअप दिगांतरा। मैंने आपको इसलिए सिर्फ इतना बताया ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि ये जो पहली ऑब्जर्वेटरी है इसका काम क्या है। इसका काम सिर्फ इतना है कि स्पेस में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी को लगातार इकट्ठा किया जाए। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, शॉर्ट में आप कह सकते हो SSA, ये स्पेस की सभी एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा। स्पेस में कोई डेब्रिस जा रहा है, कोई मिलिट्री सैटेलाइट है जो इंडिया की जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, वो उसको देखता रहेगा। 10 सेंटीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट को भी ये मॉनिटर कर सकता है। आप इसकी इफिशियंसी का अंदाजा लगाइए। फर्दर सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो क्रूशियल गैप है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका, हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, दिखेगा तो क्या ही, इनके बीच में आपको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी नहीं। ये हेडिंग देखिए, पुरानी वाली आ गई ना, हंगर स्टोन वाली, ये कल के आर्टिकल की है। ठीक है, देखिए जो ऑब्जर्वेटरी है, ये कोई भी इवेंट जो डीप स्पेस में अकर हो रहा है, वो जियो स्टेशनरी, मीडियम अर्थ या हाई अर्थ ऑर्बिट में हो सकता है, उसकी जानकारी इकट्ठा करेगा। ये इंडिया की जो इंडिजिनियस कैपेसिटी है स्पेस को मॉनिटर करने की, उसको बढ़ा देगा। अगर आप देखें तो स्पेस को मॉनिटर करने को लेकर यूनाइटेड स्टेट बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। जो स्पेस का डेब्रिस है उसे भी मॉनिटर करते हैं। अलग अलग लोकेशंस पे इनकी कमर्शियल कंपनीज भी इनपुट्स प्रोवाइड करवाती हैं
पूरी दुनिया में जो स्पेस है उसे मॉनिटर करने के लिए। अच्छी बात है कि इंडिया भी इस फील्ड में आगे जा रहा है और हम भी स्पेस को मॉनिटर करेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है और उससे ज़रिए जो हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उसमें मदद मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अकल्चरेशन के बारे में है। हाल फिलहाल में ये शब्द बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या है प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो आपको परेशानी हो सकती है। क्या है इसका मतलब, जानेंगे। समझिए कि इससे मिलता जुलता एक और शब्द है जिसका नाम है एनकल्चरेशन। तो एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन, इसमें क्या अंतर है उसे भी समझ लेंगे। सबसे खास बात, आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक वर्ड दिखेगा, दैट इज कल्चर। इससे ये समझ में आ गया कि इसमें कल्चर से मिलता जुलता कुछ तो होगा। मैं आपको बताता हूं कि एकल्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसे कॉइन किया गया था 1880 में एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था जॉन वेस्ले पॉवेल। आई रिपीट, इन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट का नाम था जॉन वेस्ले पॉवेल। इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया। ये बताते हैं कि एकल्चरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दो कल्चर्स के बीच में। एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के बारे में चीजों को सीखते और समझते हैं, वाइस वर्सा दूसरे कल्चर के लोग भी ऐसा ही करते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या है? कुर्ता के साथ जीन्स, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? कुर्ता के साथ तो पैजामा पहना जाता है, जीन्स के साथ आप टी शर्ट या शर्ट पहन सकते हैं। ये कुर्ता और जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन है? दूसरा, ये तो बहुत ही अजीब चीज है, समोसे के भीतर चाउमीन। ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप समझ रहे हैं ये क्या है? ये है एकल्चरेशन, जहां पे दो कल्चर्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। इससे आप ये समझिए कि इसमें एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर्स के एलिमेंट्स को इम्बाइब कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने कल्चरल एलिमेंट्स को छोड़ते नहीं है। मतलब इनको जीन्स पहनना था तो इन्होंने पहना, लेकिन जो कुर्ता है इंडिया का कल्चरल पार्ट है उसे छोड़ा नहीं। इनको समोसा खाना था और चाउमीन भी खानी थी तो इन्होंने समोसे के भीतर चाउमीन को भर दिया। खैर, ये अजीब तो है, लेकिन ये आपको बताता है एकल्चरेशन का एक एग्जाम्प्लिफिकेशन। तो आपको समझ में आ गया कि एकल्चरेशन में होता क्या है कि दो डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे से चीजों को सीखते हैं। इसी का ऑपोजिट है इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन में एक ही कल्चर के लोग अपने भीतर ही चीजों को सीखते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब एक परिवार में पैदा होता है तो अपने परिवार से कल्चर को सीखता है, तो वो उसी कल्चर में रह रहा है और उसी कल्चर की बातों को सीख रहा है। जबकि जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो जो ब्रिटिश कल्चर है वो इंडिया में आता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ब्रिटेन का कल्चर जब इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, दैट वाज एकल्चरेशन। और जब एक बच्चा अपनी फैमिली से कल्चर को सीखता है, दैट इज इनकल्चरेशन। तो दोनों का मतलब आपने समझ लिया। प्रेजेंट में देखिए, जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनकी चीजों को, वैल्यूज को, प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बना के रखते हैं। ये टू वे प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक सीखेगा दूसरा नहीं सीखेगा, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। इन जनरल ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी कल्चर होता है वो मेजॉरिटी कल्चर में फिट करने के लिए खुद को उनकी ज्यादातर चीजें अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी कल्चर होगा वो माइनॉरिटी कल्चर से प्रभावित नहीं होगा, वो भी प्रभावित होंगे। एकल्चरेशन का आउटकम आपको लगभग हर एस्पेक्ट में मिलेगा, जैसे कि डाइटरी पैटर्न, खाना, जैसे कि मैंने आपको ये समोसा दिखा दिया था। फर्दर फैशन, आपके इसमें कपड़े भी शामिल हैं। आर्ट, आर्किटेक्चर, वर्क कल्चर, लिटरेचर, सब में आपको इसका प्रभाव दिखेगा। हम नए एस्पेक्ट को समझते हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनको भी एक्नॉलेज करते हैं कि दोनों कल्चर में डिफरेंस तो है, लेकिन दोनों की अच्छी बातें एक्सेप्ट की जा सकती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेनामी लॉ ऑफ 1988 के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रोविजंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, ये बोलते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें देखिए प्रावधान ये था कि अगर कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों, अगर वो बेनामी ट्रांजैक्शन में इंडल्ज पाया गया तो। इसमें क्या बुराई थी? अगर किसी ने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो 3 साल की जेल या फाइन हो जाए। एक्चुअली में दिक्कत ये थी कि इस कानून को समय से पहले से लागू किया जा रहा था। अगर आपने फंडामेंटली पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता हो कि आर्टिकल 20 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। आप किसी भी लॉ को जिसमें पनिशमेंट के क्रिमिनल नेचर का वो लॉ हो, उसे आप समय से पहले से लागू नहीं कर सकते। 2016 में सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 पास किया। इसने ओरिजिनल जो बेनामी एक्ट ऑफ 1988 था उसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। इसमें कंट्रोवर्शियल क्लॉज ऐड किया गया, दैट वाज सेक्शन 3 क्लॉज 2। इसमें कहा गया कि अगर कोई इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो 3 साल की जेल हो सकती है। दिक्कत इसमें नहीं थी कि 3 साल तक की जेल हो सकती है, दैट वाज ओके। दिक्कत ये थी कि इस कानून को 1988 से इंप्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि 5 सितंबर 1988 से लेकर 25 अक्टूबर 2016 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें जिन लोगों ने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं वो भी शामिल हैं। वो पकड़े गए तो उन्हें भी जेल हो जाएगी। अब इस लिहाज से इस कानून को 28 ईयर्स पहले से इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसको क्वेश्चन किया गया। फर्दर सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है, जो पहले हो चुकी है, उसमें भी उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। 2019 में कलकत्ता हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। यह कहा गया कि आप इसे रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कानून अच्छा है लेकिन समय के बाद से लागू होगा। 2016 के पहले इसे कैसे लागू किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ साफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा सेक्शन 3 क्लॉज 2 और 5 दोनों ही इनवैलिड होंगे क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का उल्लंघन करते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी कन्विक्ट किया जाएगा जब उसके अपराध करते वक्त वो कानून बनाया जा चुका हो। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, वो जब अपराध किया गया हो तब वो अपराध की श्रेणी में रखा गया हो। आप बाद में कानून बना के उसे उसके पहले से अपराध की श्रेणी में नहीं डाल सकते। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि चलो आप मान लो सेक्शन 3 क्लॉज 2 इनवैलिड कर रहे हो, 5 तो छोड़ दो, इसमें तो ऐसा कुछ प्रोसिक्यूशन वाला मामला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आर्टिकल 20 के तहत ये भी प्रोसिक्यूशन की श्रेणी में आएगा। तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 और 5 दोनों को इनवैलिड कर दिया गया, दोनों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया ऑन द ग्राउंड कि इसे समय से पहले से लागू किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टोंगा वोल्केनो के बारे में है। हाल ही में एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि जो टोंगा वोल्केनो की वेव्स ओरिजिनेट हुई वो 9 टाइम्स ज्यादा ऊंची थी, लंबी थी, जो जापान में सुनामी आया था उसकी तुलना में, जो बहुत डेवास्टेटिंग था। जो वोल्केनो है ये आपको टोंगन कैपिटल नुकलोफा से 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। इसीलिए जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मेनलैंड पे नहीं जाता है, वेव्स डिमनेस हो जाती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के आप ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको टोंगा आइलैंड की लोकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। कैपिटल से ये काफी दूर है। 90 मीटर हाई इसकी जो वेव्स थी वो हुंगा टोंगा वोल्केनो इरप्शन जब 2022 में हुआ था उस दौरान आई थी। 90 मीटर हाई थी। जो सुनामी आया था जापान में उसकी तुलना में ये 9 गुना ज्यादा था। हालांकि इसका इफेक्ट उतना नहीं हुआ बिकॉज ये दूर था मेनलैंड से। सार बोम्बा एक हाइड्रोजन एरियल बॉम्ब है जो अभी तक का सबसे बड़ा बॉम्ब है जिसे टेस्ट किया गया। 1961 में इसे टेस्ट किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। टोंगा वोल्केनो का जो इरप्शन था उसने सार बोम्बा से भी ज्यादा एनर्जी अनलीज की थी, जो अभी तक सबसे पावरफुल न्यूक्लियर डिवाइस बताई जाती है। टोंगा एक पॉलिनेशियन कंट्री है जिसमें 171 आइलैंड्स हैं, 45 पे लोग रहते हैं, बाकी पे नहीं रहते। ओशिनिया का जो रीजन है वर्ल्ड में वहां पर यह है साउथ पैसिफिक ओशियन में। इसके आसपास आपको कई सारे आइलैंड्स मिलेंगे, जैसे कि आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा फिजी, वालिस एंड फुतुना जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है। आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा समोआ, न्यू कैलिडोनिया ये भी फ्रांस का है, और वनुआतू आपको वेस्ट में मिलेगा। देखिए न्यू कैलिडोनिया और वनुआतू ये दोनों ही वेस्ट में मिलेंगे। न्यू जो कि सबसे नजदीक की फॉरेन टेरिटरी है ये आपको ईस्ट में मिलेगी। कैरमैकडेक न्यूजीलैंड का है, ये साउथ वेस्ट में मिलेगा। तो आसपास के देश हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं नोवा और सुपरनोवा के बारे में। एसन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी हाल ही में कुछ डस्ट जो बहुत ही थिक डस्ट थी उसको स्टडी किया। वो डस्ट एक नोवा की है। नोवा को आप सुपरनोवा का छोटा भाई मान लीजिए, अभी आपको समझ में आएगा। सुपरनोवा आपने कभी न कभी सुना होगा, नोवा उसका छोटा वाला भाई है। इस नोवा का नाम है जिसकी ये डस्ट अभी स्टडी की जा रही है V1280 स्कॉर्पी। स्टडी में इस कॉस्मिक डस्ट को पाया गया और ये उम्मीद की गई कि हो सकता है कि जब यूनिवर्स बना तो उसकी बिगिनिंग की कुछ जानकारी हमें इससे मिल जाए। अब नोवा और सुपरनोवा क्या होता है बता देता हूं। नोवा देखिए एक एक्सप्लोजन होता है जब व्हाइट ड्वार्फ एक बाइनरी स्टार सिस्टम में अपने नजदीक के स्टार की एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है। एक स्टार ये है, ये व्हाइट ड्वार्फ बन गया क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म हो गई। इसके नजदीक में एक स्टार है, ये इससे बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स होंगे ना, तो ये इसकी एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन की मदद से। और जब देखिए जो नोवा होता है वो एक व्हाइट ड्वार्फ होता है जिसके सेंटर में वही कोर होता है, डेंस कोर होता है जो नॉर्मल स्टार में होता है, क्योंकि कभी वो स्टार ही होता है। ये आसपास के कंपेनियन स्टार से चोरी करना शुरू कर देता है एनर्जी को। जब इसके पास इनफ गैस आ जाती है तब ये अचानक से एक्सप्लोड कर देता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसके एक्सप्लोजन में ये जो ओरिजिनल व्हाइट ड्वार्फ है ना, ये खत्म नहीं होता, केवल एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए इसे नोवा बोलते हैं। ठीक है, सुपरनोवा में क्या होता है कि जब ये ब्लास्ट करेगा ना तो ये खत्म हो जाएगा। नोवा में ये खत्म नहीं होता, सुपरनोवा में ये खत्म हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। सुपरनोवा एक वायलेंट स्टेलर एक्सप्लोजन होता है जो इस वजह से भी हो सकता है कि वो अपने आसपास के बाइनरी सिस्टम के स्टार से एनर्जी ले रहा हो, या इस वजह से भी हो सकता है कि एक जो स्टार है वो खुद के ऊपर ही कोलैप्स कर गया क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो गई। जब ये एक्सप्लोजन होता है तो इतना ब्राइट होता है जैसे एक गैलेक्सी की बिलियंस ऑफ स्टार्स की जो ब्राइटनेस है उतनी ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नोवा में जो वो व्हाइट ड्वार्फ होगा वो खत्म नहीं होगा, और सुपरनोवा में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉस्मिक डस्ट क्या होती है? ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट होती है या स्पेस डस्ट इसको बोलते हैं। ये आउटर स्पेस में भी हो सकती है, अर्थ पे भी आ सकती है। पहले बड़ा परेशान होते थे एस्ट्रोनॉमर्स इससे, अब हमें यहाँ कोई ऑब्जेक्ट देखना है, अब यहाँ पे बीच में ये डस्ट है तो ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा चिढ़ते थे ये जो साइंटिस्ट है ना ये इस कॉस्मिक डस्ट से।
बाद में तो देखिए हमने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की, तो इस डस्ट के पार हम देखने में सक्षम हो गए। लेकिन इस डस्ट को आज भी स्टडी किया जाता है कि सोलर सिस्टम में किस समय बने और क्या इनका हमारे यूनिवर्स की बिगनिंग से कुछ लेना देना है क्या। देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था 2009 में कि अगर पूछा ही जा रहा है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि स्टार जिनका मास 1.44 टाइम्स कम होता है हमारे सन से, वो व्हाइट डॉफ बन जाते हैं जब वो मरते हैं। तो ये किसने बोला था? सही जवाब था B.S. चंद्रशेखर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यक्षगान के बारे में है। यक्षगान के ऊपर द हिंदू में एक आर्टिकल था, इसीलिए ये आर्टिकल आपके सामने यहां पर है। ये एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, शिमोगा और वेस्टर्न पार्ट जो है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका में, आई रिपीट कर्नाटका में, और जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, तो केरला और कर्नाटका में ये परफॉर्म किया जाता है। विजयनगर एम्पायर जब हुआ करता था साउथ इंडिया में 14th सेंचुरी के बाद के पूरे पीरियड में, उस दौरान वहां पे जो एक ये दैट इज जक्कूलावारू एक कम्युनिटी होती थी, वो लोग इसको परफॉर्म किया करते थे। इसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप और स्टेज टेक्निक सबको मिक्स कर दिया जाता है। इसका अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप दक्षिण कन्नड़ के साउथ में जाएंगे कसरगोड तक और जो तुलुनाडु का रीजन है, तो वहां पर इसे कहा जाता है थेंकू थित्तु। फर्दर अगर आप उडुपी के नॉर्थ में जाएंगे उत्तर कन्नड़ तक, तो वहां पर इसे कहा जाता है बडागा थिट्टू। कई बार इसे अता या अता भी कह दिया जाता है, जिसका मतलब सिंपली प्ले होता है। इसे सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्ले किया जाता है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता और बाकी एपिक्स से इसमें स्टोरीज को निकाला जाता है, जो हिंदू और जैन दोनों ही प्रकार के ट्रेडिशन से होते हैं। क्वेश्चन यहां पर देखिए आपके सामने 2017 का है। मणिपुर संकीर्तन के संबंध में 3 स्टेटमेंट है। ये सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है। कैम्बल्स एकमात्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लॉर्ड कृष्णा की लाइफ एंड डीड को नरेट करते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे। कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। एक आर्टिकल और डिस्कस करते हैं, फ्लोर टेस्ट। बिहार में देखिए सरकार बदल गई है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी हाल ही में फ्लोर टेस्ट में सक्सेस अटेन की है। पहले अलायंस जेडीयू और एनडीए का हुआ करता था, अभी जेडीयू ने एनडीए से खुद को बाहर कर लिया है और अलायंस बनाया है आरजेडी और कांग्रेस के साथ। तो नई सरकार बन गई, नए चीफ मिनिस्टर भी बन गए जो कि वही हैं जो पहले थे, लेकिन उनसे कहा गया कि आप ये साबित करिए कि आपके पास मेजोरिटी है। तो जो मेजोरिटी साबित करने की प्रक्रिया है उसे ही कहा जाता है फ्लोर टेस्ट। वो अभी हो गया है। इसके जरिए ये देखा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है क्या उनके पास लेजिस्लेचर में कॉन्फिडेंस है, मेजोरिटी है कि नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि आइए लेजिस्लेटिव असेंबली में फ्लोर पर अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए। कैसे किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चीफ मिनिस्टर होंगे उन्हें गवर्नर अपॉइंट करेंगे। गवर्नर इन जनरल जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके हेड होते हैं, लीडर होते हैं। अगर किसी भी केस में उनकी मेजोरिटी को क्वेश्चन किया जाए तो पार्टी के लीडर से कहा जाता है आइए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए। चीफ मिनिस्टर अगर अगर मान लीजिए वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ जाता है। यह प्रक्रिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में ही ऑप्ट की जाती है। अगर कोलिशन गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस आ गया तो भी चीफ मिनिस्टर से गवर्नर बोल सकते हैं कि मेजोरिटी प्रूव करिए, नहीं रिजाइन करिए। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में क्या होता है? एक ही पार्टी में 2 लोग हैं या एक ही कोलिशन में 2 लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं मेरे पास मेजोरिटी है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहे हैं मेरे पास मेजोरिटी है मैं सीएम बनूंगा। तो दोनों लोगों को एक साथ बुला लेते हैं कि आओ एक साथ बैठो और फिर वोटिंग करवाते हैं। इसमें कहा जाता है कि आप लोग डिवाइड कर लीजिए कौन किसको वोट कर रहा है। एंड ऑफ द सेशन ये देखा जाएगा। कुछ लोग चाहें तो देखिए इवैल्यूएशन उनसे होगा जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। वॉइस वोट हो सकता है, कोई चाहे तो एब्सेंट हो जाए, कोई चाहे तो प्रेजेंट रहे और वोट ना करे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैलेट या स्लिप किसी के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं। वोट दोनों लोगों को होगा और बाद में देखा जाएगा किसको मिले ज्यादा वोट। जिसको मिलेगा ज्यादा वोट बने वो ही बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, विवेकाधिकार है कि वो किसको चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे बुलाना चाहते हैं ओथ दिलवाने के लिए। बाद में हो सकता है उनसे कहा जाए कि अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए, क्योंकि डाउट है कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं है। इतना समझा आपने तो रिवीजन कर दें। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अटॉर्नी जनरल इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं। शुद्ध रूप से गलत है ये, क्योंकि कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैटर्न होते हैं। इंडिया की फर्स्ट सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी हैनले में है, लेह लद्दाख में। गलत है, उत्तराखंड में है, अभी तो देखा था। एकल्चरेशन, इसे 1880 में कॉइन किया गया अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन वेस्ले पॉवेल के द्वारा। बिल्कुल सही है, एकदम साफ साफ सही है। नोवेई, देखिए नोवेई जो वर्ड है ना ये नोवा का ही प्लूरल है, तो इतना परेशान मत होइए यहां नोवेई है वहां नोवा है, परेशान मत होइएगा। नोवेई इज प्लूरल टू नोवा, जो सुपरनोवा का छोटा भाई है, मैंने आपको बताया। अंतर यही है कि इसमें वो स्टार खत्म नहीं होता, सुपरनोवा में खत्म हो जाता है। तो ये नोवा एक एक्सप्लोजन है जो व्हाइट डॉर्फ के सरफेस पर होता है बाइनरी स्टार सिस्टम में, ये तो सही है। यक्षगान राजस्थान की कठपुतली डांस का एक वेरिएंट है, गलत है।
ये कर्नाटका केरला में परफॉर्म किया जाने वाला एक थिएटर आर्ट है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको ना। चलिए, ये सेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। आपको पीडीएफ चाहिए तो क्यूआर कोड स्कैन करिए, जाइए ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा, नहीं तो सब उड़ जाएगा दिमाग में से। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।